हिंदी के सिलेबस में जब महाभारत की पहली बार पढ़ाई की तब पता चला कि शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथ में रख के हमला किया जाता है दुश्मन पे, उससे लड़ाई की जाती है, और अस्त्र वो होते हैं जिन्हें प्रक्षेपित किया जाता है या चलाया जाता है, दुश्मन पर फेंका जाता है। ऐसा ही एक अस्त्र शिव इंडियन एयरफोर्स के पास है, इंडियन नेवी के पास है, और उसको लेके हमारे पास, हम दोनों के पास में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आप सुनेंगे हमारी खास पेशकश रखवाले में, जो हमारा वीकली डिफेंस अपडेट है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका भी। ये हफ्ता कैसा बीता है शिव, पहले वो बताइए। ये बहुत अच्छा हफ्ता था निखिल। बहुत कुछ हो रहा है पॉलिटिकल क्षेत्र में। काफी कुछ हो रहा है। डिफेंस में थोड़ा ठंडा है अभी, लेकिन अब बढ़ जाएगा। Many decisions coming। और एक अच्छी चीज जरूर हुई है, कैबिनेट अप्रूवल फाइनली आ गया है, जो फ्लीट सपोर्ट वेसल्स हमें चाहिए थे नेवी के लिए। बहुत बड़ा डिसीजन है। हम बार बार रखवाले में कहते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं कि जितने हमारे फाइटिंग आर्म्स जरूरी हैं, उतने ही हमारे लॉजिस्टिक आर्म्स भी जरूरी है, क्योंकि खाली पेटा पढ़ाई नहीं लड़ सकते। वो रखवाले में अगली स्टोरी है, इसी एपिसोड में आप सुनेंगे। पहले हम अस्त्र के बारे में बात करना चाहते हैं। शिव, हमने ये देखा है कि 30 साल, अभी 33 साल हो गए हैं डेवलपमेंट को, और 2 से 3 रीडिज़ाइंस हमने किए। पहले रशियन सीकर था, फिर इंडियन सीकर आया, अलग अलग जेट्स पे हमने इसे इंटीग्रेट किया है, और अब बात वहाँ तक कि फाइनली मिसाइल उतना मैच्योर हो गई है कि हमारा जो सबसे नया प्रोडक्ट है, सबसे कटिंग एज अभी हमारे पास में जो प्लेन है रफाल, हम वहाँ पे भी इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा एक बार चार्ट करें फॉर आवर व्यूअर्स की कौन कौन से बड़े फेजेस थे अस्त्र के डेवलपमेंट के, और ये कितना सिग्निफिकेंट था। निखिल, हमने पिछले एपिसोड में हमारे जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का जो सक्सेस लेवल है उसके बारे में हमने बातचीत की थी, और हमने इस पे सहमति थी कि अगर हम हमारे गाइडेड हथियारों के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का जो सफलता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक क्षेत्र है डिफेंस में जिसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो कोई देश देता नहीं है। वो इंडिया को बेचेगा ये ज़रूर, लेकिन जो टेक्नोलॉजीज़, जो कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर है, वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो कोई नहीं देता है, वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में अगर आप ये अस्त्र मिसाइल को देखोगे तो ये एक्चुअली इंडिया का सबसे नया हथियार है। इसके बाद भी कुछ प्रोग्राम्स आ चुके हैं सामने निखिल, लेकिन अस्त्र अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में पहले त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ऐसे आकाश, ऐसे नाग, जिसके बारे में हमने दो एपिसोड्स पहले बात की थी, वो सब थे। लेकिन अस्त्र एक न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम है, क्योंकि अब हम एयर पावर के डोमेन में आ चुके हैं, जिसमें जो मॉडर्न बैटलफील्ड में एयर पावर का इस्तेमाल बहुत जल्द हो जाता है, जैसे हमने यूक्रेन में देखा है, अज़रबैजान में देखा है। तो एक कन्वेंशनल बैटलफील्ड काफ़ी बदल चुका है अब, और इसलिए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जो बोलते हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो गया है। और इस पर्सपेक्टिव में अस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसमें काफ़ी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, बुनियादी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है, किसी के मदद के बगैर डेवलप किया है निखिल। और इसलिए मैं मानता हूं कि अस्त्र जो है वो एक, अगर आप तुलना करेंगे हमारे अन्य प्रोग्राम से, ये बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ना सिर्फ ये 100% 100% भारत में बन चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम अस्त्र मिसाइल जो अब ऑपरेशनल हो गया है हमारे Su-30s में, और अब एक कॉन्फिडेंस भी आ गया है इस प्रोग्राम में निखिल कि ये जो हथियार है इतना तैयार है ऑपरेशंस के लिए कि हम ऑफिशियली बोल भी सकते हैं कि ये हथियार रफाल पे इंटीग्रेट कर दो। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। इसका मतलब है कि हम इस अस्त्र मिसाइल को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं विद द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। नाउ अभी जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में क्या मिसाइल्स हैं जो हम तुलना कर सकते हैं अस्त्र के साथ। यूएस में कुछ मिसाइल्स हैं जैसे कि एमरैम, लॉन्ग रेंज, जिसका मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, मतलब 70-100 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज लेकर बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज।
तो अस्त्र उस रेंज में आ जाता है निखिल। तो यूएस में एमरैम है, रशिया के कुछ मिसाइल्स हैं, रफाल के साथ जो लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है वो है मीटियोर। तो अब अस्त्र एक ऐसा हथियार है जिसमें ऑपरेशनल रेडीनेस आ गया है, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है साइंटिस्ट में कि हाँ, ये जो पहला जो अवतार है इस हथियार का, वो बिल्कुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स तैयार है युद्ध के लिए। हम ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, ये इंटीग्रेट हो चुका है हमारे विमानों के साथ। अब हम एक बेहतर वर्जन बना सकते हैं, जो हम बात करेंगे उसके बारे में। ये अस्त्र मार्क 1 है, इसके बाद रेंज एक्सटेंड हो जाएगा, इसके बाद उसका जो सीकर कंप्यूटर है वो और भी एक्यूरेट हो सकता है आगे जाके निखिल। तो अभी जो कॉन्फिडेंस लेवल्स और जो एटीट्यूड है उस टीम में, प्रोजेक्ट अस्त्र में, वो इट इज स्काई हाई, इट्स वेरी वेरी हाई राइट नाउ। उनका बेसिकली उनका एटीट्यूड ये है कि वी कैन compete with the best in the world। और ये दोनों चीज़ों में हमने शिव देखा है कि अभी हम कम चर्चा करते हैं थोड़ा उन PSUs की जो अच्छा कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स के पास ऑर्डर गया है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है DRDO की लैब्स को, और सीरीज प्रोडक्शन जो है वो भी भारत डायनामिक्स को होगा, तो उनकी टीम को भी बधाई। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि विद टाइम वो फिलॉसफी इवॉल्व हुई, जैसे आपने कहा कि अब एक टैक्टिकल यूज ऑफ एयर पावर उतनी बड़ी चीज़ रहने गई है। बहुत छोटे छोटे बालाकोट में हमने भी किया, जब हमको एक सर्जिकल जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, हमको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करना था, हमने वो मिशंस किए। उसके बाद जो एक अगले दिन डॉग फाइट हुआ, उसमें हमको ये महसूस हुआ कि इंडिया का जो BVR पोर्टफोलियो है, BVR बड़ा सिंपल है, हम व्यूअर्स के लिए बता देते हैं। धरती गोल है, तो चाहे आप जितनी भी हाइट पे हो, अगर आप बहुत दूर हैं तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला अर्थ के कर्व के उस तरफ हो, तो आपको एक ऐसा हथियार चाहिए जो कर्व के पार जाके उतने डिस्टेंस पे जाके हिट करे, चाहे वो हवा में ही हो, वो आपको सीधे नहीं दिखता है। तो उसके लिए आप BVR वेपन्स यूज करते हो। और बालाकोट के बाद हमने देखा कि इंडिया के पास एक BVR पोर्टफोलियो था, ऑप्शंस थे, बट उन्होंने उतना बढ़िया काम नहीं किया है। अब जब अस्त्र पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, हम इंडक्ट तो कर ही चुके हैं, अब हम रफाल में लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उस गैप को हमने पूरी तरह भर दिया है विद अस्त्र? अस्त्र के पहले भी जो मीटियोर आया है, मीटियोर एक फ्रेंच मिसाइल है निखिल, जो रफाल के साथ एक स्टैंडर्ड हथियार है। जब मीटियोर हाथ में आ गया था इंडिया का, वो गैप जो था बालाकोट के बाद, जो हमने वो गैप आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास बिल्कुल था वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता था, हमारे पास रशियन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस हमने एक्सपेक्ट किया था, वो जो गेम चेंजिंग जो गैप जो एक्सपेक्ट किया था, वो एक्चुअली सामने आया नहीं था। तो इसलिए इंडिया का एक इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन गया था कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत है वो अर्जेंट है। बालाकोट के बाद जो हुआ था वो ठीक है, हमने ठीक किया, बढ़िया किया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो क्रूशल रिक्वायरमेंट है उस पर हमको ध्यान बिल्कुल देना पड़ेगा। और इसलिए जो मीटियोर मिसाइल है वो गैप काफ़ी क्लोज हो जाता है। लेकिन निखिल, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी 36 रफाल हैं, उन सारे रफालों पर मीटियोर लगेगा। ये मीटियोर एक बहुत ही महंगा हथियार है निखिल, हमको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी युद्ध में, किसी भी स्थिति में, किसी भी ऑपरेशन में आप मीटियोर लेके आप उसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड नंबर्स, लिमिटेड स्टॉक्स हैं मीटियोर के। एक मीटियोर मिलियंस ऑफ यूरोज का उसका प्राइस टैग है। इसका मतलब है कि आपका एक लिमिटेशन बन जाता है कि मीटियोर का जो कैपेबिलिटी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है, लेकिन वो महंगा है। तो आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा। अस्त्र जो है, और मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, इंडियन एयरफोर्स जो इस प्रोजेक्ट में शुरू से शामिल भी है, क्योंकि उन्होंने ही इस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट दिया है पहले से। उनका कहना है कि शुरुआत से हमारा एक स्टिपुलेशन था, एक कंपल्शन था, ये था कि हमको
इस हथियार को स्टैंडर्डाइज बनाना है, जिसका मतलब है ये हथियार सारे विमान पर लगेंगे। Su-30 पर लगेगा जो ऑलरेडी लग चुका है, तेजस पे लगेगा जो लगेगा अभी, MiG-29 के नेवी के उन पे लगा हुआ है, MiG-29 जो एयरफोर्स के उस पे भी लगेगा। और अब जैसे आपने बताया कि इंडिया ने एक डायलॉग खोला है फ्रांस के साथ कि हमको ये मिसाइल जो है रफाल पे भी यूज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है निखिल, क्योंकि काफ़ी सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होना है वो सब। लेकिन इसका बेसिकली ये मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को पता है कि फ्यूचर जो युद्ध हैं और बैटलफील्ड्स होंगे उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की डेफिनेटली बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगी, और शायद ज़्यादा नंबर्स में भी पड़ सकते हैं। अगर बड़ा युद्ध हो जाता है तो जिसमें एयर पावर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो बियॉन्ड विजुअल रेंज से ही काम होगा। और ये जो जैसे शिव आपको बता रहे थे कि हमारे पास में मीटियोर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको कहीं भी चला सकते हैं। इसका एक बड़ा मज़ेदार एनेक्डोट आपको कारगिल की लड़ाई में शिव देखने को मिलता है कि जब हम स्पॉट कर लेते हैं हमारे स्पॉटर्स की इनके एम्यूनेशन डंप्स वहाँ पे हैं, तब भी हमने अपने गाइडेड वेपन्स वहाँ पे एयरफोर्स ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एयरफोर्स का थिंकिंग उस टाइम पे ये था कि नाउ ये अभी एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अगर वॉर हो जाता है तो फिर हमने उस टाइम हमारे पास में बहुत कम नंबर में गाइडेड बॉम्ब्स हुआ करते थे, किट्स हमारे पास थी नहीं। जो एक डम बॉम्ब के ऊपर अगर आप किट लगाओ तो इट बिहेव्स लाइक अ गाइडेड बॉम्ब, तो वो हमारे पास में होता नहीं था उस टाइम पे, और इनके पास में कुछ बहुत ही लिमिटेड नंबर था। तो उनका था कि हर बॉम्ब को एक ब्रिज या टनल या डैम उस तरह से उन्होंने मैप किया हुआ था। उनका था, एयरफोर्स का कहना था कि अभी ये छोटा मोटा चल रहा है, अगर पूरी लड़ाई हो जाती है तो हमें फिर हो सकता है कि अंदर जाके एनिमी टेरिटरी में स्ट्राइक करना पड़े, और तब क्या करेंगे। तब जुगाड़ किया गया था, बॉम्ब्स तभी भी इस्तेमाल नहीं किए गए गाइडेड बॉम्ब्स। इजराइलीज ने तब हेल्प किया इंडिया को, इंडियन इंजीनियर्स और उन दोनों ने मिला करके मिराज में जो हमारे जो नॉर्मल बॉम्ब होता है जो आप ऊपर से हवाई जहाज से बस छोड़ते हैं और वो नीचे गिरता है, उन पे किट्स लगाए गए, और फिर उस जुगाड़ से फिर हमने कारगिल की लड़ाई में एम्यूनेशन डंप्स को उड़ाया था। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास हथियार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उसे चला देंगे। आपको ये देखना है कि किस लेवल की सिचुएशन है और उसमें किस तरह के हथियार की जरूरत है। और हम चाह रहे हैं कि अस्त्र जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, अब सारे विमानों में लग जाए, तब हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी है, तेलंगाना में प्लांट है, आप बोल सकते हो कि आप प्रोडक्शन रैंप अप करो। और निखिल, अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट का तुलना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यूनिट कॉस्ट भी लेके तुलना करते हैं अस्त्र और मीटियोर का, तो मीटियोर का कीमत मेरे हिसाब से 6 या 7 गुना ज़्यादा होगा। पर मिसाइल का कॉस्ट 6 या 7 गुना ज़्यादा होगा अस्त्र टू मीटियोर। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये कंपैरिजन है कॉस्ट में, अगर कैपेबिलिटी बराबर है दोनों में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अभी वो बराबर है, काफी आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि अस्त्र मार्क 2 या मार्क 3 में जो कैपेबिलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है अस्त्र में, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा मीटियोर में। लेकिन अगर आप कॉस्ट का तुलना करोगे तब तक इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और ये बात है शिव, हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्योंकि अलग अलग प्लेन्स पे अस्त्र को इंटीग्रेट किया है, और बाकी में भी हम करेंगे। एक चीज़ जो कुछ जो टिप्पणीकार हैं उन्होंने फ्लैग किया है लगातार कि इंडिया में एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारा एक यूएन टाइप का हमारा एयरफोर्स है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से, और फिर उसमें वेपनरी भी हम दुनिया भर की लगाते हैं, थोड़ी सी सोवियत है, थोड़ी सी यूएस से, थोड़ी सी फ्रांस से, कुछ हमारे अभी अस्त्र हमारे इंडिजिनस है। तो एक प्रॉब्लम आ रही है जो ग्राउंड क्रू के सामने है कि आप अडेप्टर्स या लॉन्चर्स जो आपको हार्ड पॉइंट्स पे होते हैं, जैसे प्लेन का अगर विंग है इसमें मिसाइल लगेगा तो यहाँ एक कनेक्टर होता है, और बहुत ज़रूरी है कि वो मिसाइल को पूरा वेट अगर 200 किलो की है तो वो उस पर लगे, और जब पायलट फायर कर रहा है तो वो तुरंत छूटे। तो इट्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। और उसमें हमने देखा है कि अभी हम एक जिसको आप कहते हैं एक यूनिफॉर्म लॉन्चर की तरफ हम बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं पाए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आपको लगातार मिसाइल्स लगा के लगातार मिशंस रन करने हैं, तो अभी जो प्रॉब्लम है अलग अलग अडेप्टर्स, अलग अलग लॉन्चर्स, हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं जहाँ पे बिल्कुल वो USB की तरह
सी टाइप ना बी टाइप, वो मजाक की तरह चल रहा है, लेकिन वो एक सीरियस सिचुएशन है भाई। ग्राउंड क्रूज को लगा करके उनको रेडी करके देना है प्लेन को ओके करके, तो वो चीज अभी कहाँ पहुंची है? निखिल, इसलिए अभी वो एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक एक्सरसाइज चल रहा है वायुसेना में, क्योंकि उनको पता है कि जो पुराने ज़माने में जो कल्चर था वायुसेना में कि रशिया से एक चीज़ लो, यूएस नहीं, फ्रांस से एक चीज़ लो, यूके से एक चीज़ लो, और हमारे पास HAL बना रहे विमान, तो उसमें क्या हार्ड पॉइंट्स, पाइलॉन्स होंगे, वेपन कैरियर्स होंगे, हमको पता नहीं है। तो काफ़ी कंफ्यूजन था कि ये स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल है नहीं। आपको अगर एक नया हथियार आता है तो एक रशियन हथियार आता है किसी और विमान पे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो मॉडिफिकेशन का कॉस्ट इंक्लूड होता है उसमें। तो इट वाज नॉट अ गुड सिस्टम। वो सिस्टम अभी पुराना हो गया है, और इंडियन एयरफोर्स का एक कल्चर बदल गया है थैंकफुली, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जारी रहेगा कि वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। जो हथियार उनके पास है वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। कुछ ही 2 साल पहले मैंने एक स्टोरी किया था, और ये एक्चुअली सफल नहीं हुआ था इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि एस्ट्रैम, जो एक ब्रिटिश क्लोज रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इंडियन एयरफोर्स को एक इच्छा थी कि ये मिसाइल को लेकर स्टैंडर्डाइज करते हैं हमारे सारे फाइटर एयरक्राफ्ट में, जैसे कि तेजस, जैगवार पे ऑलरेडी लग चुका है, तेजस पे उनको स्टैंडर्डाइज करना है। लेकिन जब वो रशियन एयरक्राफ्ट के पास आ गए कि वो एसरैम, वो जो ब्रिटिश मिसाइल है, वो एक रशियन फाइटर पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो कंपनी है, जो यूके का कंपनी है MBDA, जिसके पास इंडिया ने गया था और बोले थे कि ये इंटीग्रेशन चाहिए, उन्होंने बोला हम कभी नहीं करेंगे, हम रशियन एयरक्राफ्ट में कभी नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप खुद कर लो, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और रशिया ने भी मना कर दिया, सर वी पुट आवर फुट डाउन, वी विल नॉट इंटीग्रेट। तो ये सारे चैलेंजेस, चुनौतियां भी सामने आते हैं, क्योंकि हम सारे कंट्रीज जो एक्चुअली दुश्मन देश हैं उनसे विमान लेते हैं, मिसाइल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का सवाल जब आता है तो वो होता नहीं है। तो इसलिए निखिल, ये एक थॉट प्रोसेस काफ़ी गहरा हो गया है वायुसेना में और मिलिट्री में जनरली, कि हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं लेंगे डिफरेंट प्लेसेस से। हम कुछ 2-3 चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, हम ये सोच के चलेंगे कि ये जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया, उदाहरण अस्त्र, हम ये सोच के चलेंगे कि ये बहुत दूर जाएगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट होगा, इसका Mark 2 Mark 3 वर्जन्स होगा, जो फ्यूचर में जो विमान आएंगे उस पे भी लगेंगे ये मिसाइल इम्प्रूव होके। तो इसलिए वो कल्चर अभी है। तो यूनिफॉर्म लॉन्चर, वो सब एक रिकग्निशन अभी आया है कि इफ वी स्टैंडर्डाइज द मिसाइल्स, वो प्रॉब्लम हट जाएगा। मुझे लगता है कि शिव, जो जैसे ये एक वो इंडियन रिक्वायरमेंट आपके लीजिए, या इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लॉन्चर्स और हार्ड पॉइंट्स, वो हम शायद इसलिए भी फोर्स नहीं कर पाए ऑन फॉरेन वेंडर्स, क्योंकि हमारा जो साइज ऑफ ऑर्डर है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता है। तो फिर वेंडर भी सोचता है कि यार मैं 20 मिसाइल के लिए तो नहीं करने वाला हूँ, या 30 रफाल के लिए तो मैं कैसे, या तो फिर वो आपको ऐसा मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट वो चार्ज करेंगे। करेक्ट। तो तब मेरे ख्याल इसलिए सोचना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया समाधान यही है, इंडियन डिजाइन, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन IPR, कि यहाँ घर में बैठ के जो भी आपको करना है, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, आपको एक बड़ी चीजें लॉक करनी है कभी ना कभी। शिव, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम नेवी के जो फ्लीट सपोर्ट वीक वेसल्स हैं उन पे जाना चाहते हैं। एक चीज हमने देखी कि 1990 से जब अस्त्र की स्टोरी चालू होती है, एक रीडिज़ाइन 2006 में करना पड़ता है, फिर एक रीडिज़ाइन 2013 में करना पड़ता है। अब ये अगर फेलियर है तो इससे काफ़ी सारी लर्निंग भी है, और आज जब मिसाइल बन के इंडक्ट हो गई है तो एक बैंक ऑफ नॉलेज है विथ वेरियस लैब्स ऑफ DRDO एंड BDL जो बना रहे हैं, और उसके आधार पे उन्होंने वर्टिकल लॉन्च, शॉर्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी बनाए, उनके टेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेवी, कि जो शिप से इस तरह ऐसे सीधे फायर किया जाता है, सरफेस टू एयर फायर किया जाता है, वो आपके फ्लीट डिफेंस के लिए है। वो प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचा है? निखिल,
एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जैसे कि अस्त्र में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम्स है उसमें, लेकिन ज़्यादातर जो काम करता है मिसाइल है वो है दो चीज़ें। एक है जो प्रोपल्शन सिस्टम, इंजन जो बोलते हैं, और दूसरा है जो सीकर है, जो कंप्यूटर जो मिसाइल को गाइड करता है टारगेट की तरफ। आंख, मिसाइल का आंख जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है, वो नोज में होता है, वो रेडार सीकर होता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं बहुत मुश्किल है बनाने में निखिल। और एक चीज़ और बताऊंगा कि एयर टू एयर मिसाइल और स्पेशली बियॉन्ड विजुअल रेंज, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल में ये दो चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। वो इसलिए ये है निखिल, क्योंकि जब आप लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिशन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो मोटर है मिसाइल का, वो बहुत छोटा होना है, हल्का, इट हैज़ टू बी लाइट फॉर द मिसाइल, और उसका जो पावर है इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट फॉर द एंटायर रेंज। जो दूर जो उड़ेगा ये मिसाइल, वो पूरा रेंज में पावर देना है उस मिसाइल को, सो दैट वो मिसाइल धीरे नहीं चलेगा एंड में, या बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो वो पावर कंसिस्टेंट होना है। जो मिशन कंप्यूटर है और जो सीकर है वो काफ़ी एक्यूरेट होना है इन एनी सिचुएशन। तो जो वो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, और ये टेक्नोलॉजीज हमारे ही हैं। व्हाट वाज योर क्वेश्चन निखिल? सॉरी, आई लॉस्ट माय। कि ये जो वर्टिकल लॉन्च प्रोग्राम, वर्टिकल, यस, सॉरी, थैंक यू। द वर्टिकल लॉन्च प्रोग्राम इज एक्चुअली कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि अस्त्र जो है वो एक्चुअली मेन चुनौती है निखिल। क्योंकि एयर टू एयर मिशन जो है, जो चुनौतियां उसमें है, पावर, सीकर, रेडार, वेदर, वो सब, अगर वो सारे आप इफ यू कैन टिक ऑल दोज बॉक्सेस, तो सरफेस टू एयर वर्जन जो है वो आसानी से बन जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि आसानी से बन जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आपके पास सारे टेक्नोलॉजीज हैं। सरफेस टू एयर वेपन में एक तो आपका जो लॉन्च सिस्टम है वो स्टैटिक है, वो ज़मीन पर है, वो आप यू डोंट हैव टू टच इट। वो एक ट्रक पे माउंटेड हो सकता है या शिप पे माउंटेड हो सकता है, तो काफ़ी एक स्टेबिलिटी है लॉन्च सिस्टम में। एयरक्राफ्ट में स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो इन मोशन है और आप टारगेट को ट्रैक कर रहे हो। जब आप एक स्टैटिक शिप या ग्राउंड से अगर आप फायर कर रहे हो, तो it's easier to develop। तो वो चल रहा है निखिल, उसका टेस्टिंग हो रहा है अभी। लेकिन जो एक्चुअली और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ अस्त्र के बारे में, वो ये है कि अस्त्र मार्क 1 में एक रॉकेट मोटर है। इसके बाद जो अस्त्र मार्क 2 है, इंजन बदलेगा, एक सॉलिड फ्यूल मोटर डलेगा। उसके बाद एक SFDR डक्टेड रैमजेट मोटर बनेगा। जब ये एक बहुत ही मार्क 3 जो एक कॉन्सेप्ट, अभी एक कॉन्सेप्ट है, हमको पता नहीं कि ये एक्चुअली रियलिटी में बनेगा, लेकिन अस्त्र मार्क 3 का जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये है 300 किलोमीटर के ऊपर का रेंज, जिसका मतलब कि बहुत ही बढ़िया रेंज। अभी इस ज़माने में कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जिसका उतना रेंज है। मीटियोर को अगर आप रेंज एक्सटेंशन करते हो तो हो जाएगा, लेकिन अभी जो विजन है इस प्रोजेक्ट अस्त्र का, वो ये है कि जब हम इस इंजन का जो हम आविष्कार कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अभी, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का इंजन, जो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जब वो रेडी और वो तैयार हो जाता है, तो ये अस्त्र मार्क 3 भी हाथ में बन सकता है और सामने आ सकता है। वर्टिकल लॉन्च वाली बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बहुत एम्बिशियस। और मैं वर्टिकल लॉन्च वाली बात हमने छेड़ी इसलिए शिव, क्योंकि जैसे नेवी के पास भी 29 केस में उन्होंने अस्त्र को यूज किया है अब। और नेवी, मैं फंसी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नेवी अगर किसी चीज को कह देती है कि ये चीज ठीक जा रही है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि आर्मी और एयरफोर्स फिर भी कुछ अकोमोडेटिव रहे हैं, बट नेवी का बहुत बारीक स्पेसिफिक चीज़ें ही उनको पसंद आती हैं, स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। और वर्टिकल लॉन्च में उनका थिंकिंग ये है कि अगर ये काम कर जाता है, ट्रायल्स अभी चल रहे हैं,
तो आप इससे बराक को रिप्लेस कर सकते हो, जो एक बढ़िया सैम है। लेकिन आप क्यों खरीदोगे? अगर आपके पास में है अच्छा मिसाइल तो बाहर से लेने की जरूरत क्या है? और वो चाह रहे हैं कि बराक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे शिप में वर्टिकल लॉन्चर्स हैं, सेम लॉन्चर्स उस लॉन्चर्स में इस्तेमाल हो जाए। तो वो मुझे तो बहुत अच्छा सही लगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसको आपको जंक नहीं करना है, आप उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। तो ये अच्छा थी, लाइन ऑफ थिंकिंग अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम नेवी की बात कर रहे हैं, शिव नेवी में ही आगे जाने वाले हैं। फ्लीट सपोर्ट वेसल्स 20,000 करोड़ का अप्रूवल आया है कैबिनेट से, और 2016 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम ये 4 शिप्स देंगे। हम दर्शकों को बार बार बताते रहते हैं, फिर भी फॉर द रिकॉर्ड हम शिव चाहते हैं कि जैसे हमारे जो दर्शक हैं रखवाले के, उनको विक्रांत पे ज़्यादा बातें उन्होंने हमसे सुनी हैं, या बाकी हमारे डिस्ट्रॉयर्स पे कुछ बातें सुनी हैं, वो फ्लीट सपोर्ट व्हीकल या जिसको नॉर्मली टैंकर कह दिया जाता है, उसका यूटिलिटी आप इस्टेब्लिश कीजिए और फिर हम आगे बताते हैं। फ्लीट टैंकर जो है निखिल, अगर हम इंडियन नेवी के फ्लीट में देखोगे तो टैंकर सेक्सी नहीं है, वो दिलचस्प नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि उनका रोल जो है वो पीछे होता है, बिहाइंड द सीन्स होता है। और अगर हम अभी इंडिया का मेड इन इंडिया के जो वॉरशिप्स देखेंगे तो इतने अच्छे चीज़ें सामने आए हैं। INS विक्रांत जो है 1 साल पहले कमीशन हुआ है, वो अभी सबके मन में वो है कि इंडिया ये बना सकता है तो कुछ भी बना सकते हैं। और ये सच है निखिल, क्योंकि अगर हमारा देश INS विक्रांत को सफलता से बनाया, डिलीवर किया, टेस्ट किया, और अब कुछ ही हफ्तों में उसका ऑपरेशनलाइजेशन भी डिक्लेयर हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा जो शिप बिल्डिंग है वो बहुत ही आगे चल चुका है, बहुत मैच्योर है। और हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। कुछ दिन पहले आई थिंक येस्टरडे विंध्यागिरी का लॉन्च हुआ है। और ये हमारा जो शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक रेगुलरिटी और एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ गया है। हमने कुछ हल्स को मास्टर कर लिया है, डिज़ाइन मास्टर हो गया है, और अब हम ब्लूप्रिंट लेके हम जितना भी रिक्वायरमेंट है हम बहुत जल्द बना सकते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ओन्ड शिपयार्ड्स हैं, हमारा प्राइवेट भी शिपयार्ड्स हैं जो अच्छे जहाज़ बनाते हैं निखिल। ये जो फ्लीट टैंकर्स हैं, इनका रिक्वायरमेंट का मैसेज ये है कि इंडियन नेवी के जो जिम्मेदारियां हैं इंडियन ओशन में, वो बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप क्वाड देखोगे या मलाबार देखोगे, हमारे जो डिप्लोमेटिक लिंकेजेस अन्य देशों से इतना बढ़ गया है। हमारे नौसेना के ऊपर जो जिम्मेदारियां आए हैं पेट्रोलिंग के, इंडियन ओशन के बाहर जाके एक्सरसाइज करने के लिए, पावर प्रोजेक्शन के लिए, इसका मतलब है कि फ्लीट टैंकर्स की बहुत ज़रूरत बढ़ गया है। फ्लीट टैंकर क्या होता है? ये एक ऐसा जहाज़ है जो इंजन ऑयल, फ्यूल, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, और शिप्स में 20-30 तरह के तेल लगते हैं निखिल, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इंजन रूम, ये रूम, वो रूम में डलते हैं, वेपन्स रूम में डलते हैं। और वो सारे क्रूशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बिना शिप पूरे तरह से चल नहीं सकता है। तो फ्लीट टैंकर्स के पास ये सारे जो लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, इंजन ऑयल, फ्यूल, ये सारे होते हैं। तो जब भी कोई टास्क फोर्स या बैटल कैरियर ग्रुप कहीं भी जाता है तो ये फ्लीट टैंकर्स जाते हैं। हमारे पास कुछ पुराने फ्लीट टैंकर्स हैं जो हमने बाहर से लिए हैं। 2 आई थिंक इटालियन बिल्ड के, एक आई थिंक ज्योति और forgotten the other one, आदित्य, आई थिंक आदित्य क्लास जो है हमारे पास, वो अच्छे हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। और हमारे पास नंबर्स नहीं है निखिल। जब आप इंडियन नेवी के ट्विटर पेज पे जाओगे, कहीं ना कहीं उनके जहाज़ हैं मोरक्को में या न्यूजीलैंड में या US में या फ्रांस में या ओमान में। उनका डिप्लोमेसी जो है, टास्क फोर्सेस जो हैं, 2-3 जहाज़ जो जाते हैं, वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। इसका मतलब है कि इंडियन नेवी का पीस टाइम के जो जिम्मेदारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं। वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से निखिल 10-15 वॉरशिप्स जो हैं नौसेना के, वो बाहर है, इंडियन ओशन के बाहर है कुछ डिप्लोमेटिक मिशन में। तो इसलिए उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
कभी भी उनको बुलाया जा सकता है कि वी नीड द इंडियन नेवीज हेल्प, और इंडियन नेवी ने ये डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है कि ये एक प्री एमिनेंट रीजनल पावर है। सुनामी के बाद हमने देखा था, रिसेंटली भी देखा था कि इंडियन नेवी का रोल क्या है। तो इसलिए आई थिंक वो रेडीनेस दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने ये प्रोजेक्ट सामने किया है। और बिल्कुल फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट्स, और साथ में वहां पे शिप्स के ऊपर इंसान भी है, उनको खाने को भी चाहिए होता है, सब कुछ जो मैगजीन्स, जो मैगजीन्स शिप पे हैं, जितने भी वेपन्स है जो उनका स्टोर है, ऑल स्टोर्स, तो वो सब कुछ वहां से होता है। और अगर आपके पास में अच्छे टैंकर्स हैं तो अंडरवे रिप्लेनिशमेंट होता है। ना सप्लाई शिप को, ना जो आपका फ्लीट, उनको रुकना नहीं है, वो चलते चलते रीसप्लाई करते रहते हैं। हम कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए लगाने वाले हैं, और तब आपका जो असली रेंज है वो आपके काम आता है, क्योंकि बार बार अगर आप एक पोर्ट कॉल के लिए जाओगे तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, स्पेशली एक बड़े शिप के लिए पोर्ट पे जाना और आना, वो जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसमें बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा जिसमें आप बहुत सारे काम कर लोगे। 2010 में निखिल, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो पीएम्स डे एट सी जो एक रिचुअल होता है नेवी के साथ, वो आईएनएस विराट पर गए थे, और मैं उस टाइम गया था उनके साथ, जर्नलिस्ट के साथ, और उस टाइम एक फ्लीट रिप्लेनिशमेंट हुआ था। अच्छा। जब बोथ द शिप्स वर इन मोशन, और बहुत ही बढ़िया था, और उनको भी बहुत अच्छा लगा देख के। उन्होंने भी शायद पहली बार देखा, क्योंकि जब वो दो जहाज ऐसे चल रहे हैं तो एक जहाज से एक फायरिंग होता है टू सेंड द रोप टू द अदर साइड, उसके बाद वो पाइप ट्रांसफर होता है, उसके बाद रिफ्यूलिंग होता है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में। शिव, एक आखिरी सवाल है इस स्टोरी पे हमारा। हमने देखा है कि इनका 45,000 टन का हम चाह रहे हैं कैपेसिटी इनमें, और 4 शिप्स हम देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़े टैंकर्स हैं, बहुत बड़े टैंकर्स हैं। तो ये हमारे पिछले टैंकर से एक अपग्रेड की तरह हमें आई गेस देखना, वो भी बड़े ही हैं, लेकिन 45,000 टन इज कंपेरेबल टू विक्रांत। मैं इसीलिए साइज की बात पूछ रहा था। नेवी का ये फैसला है कि गो बिग और गो होम। अगर हम ले रहे हैं, अगर हम खुद बनाएंगे, अगर हमारे ही डिजाइनर्स बनाएंगे, तो हम ऐसे चीज बनाएंगे कि हमारा नेक्स्ट 40 साल का रिक्वायरमेंट का दिस विल टेक केयर ऑफ इट। तो जैसे आपने बताया कि नेवी बहुत ही इन्वॉल्व होता है निखिल, फर्स्ट फेज से जब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनते हैं, जब ब्लूप्रिंट्स बनते हैं इन जहाज़ों का, नेवी बिल्कुल उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है। तो ये नेवी का फैसला है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास आईएनएस ज्योति, आदित्य, उस टाइप के टैंकर्स हैं हमारे पास, लेकिन जब हमारा जो ड्यूटीज इतना बढ़ गया है, जब हमारा टाइम स्पेंट एट सी इतना बढ़ गया है, इसका मतलब है कि कैपेसिटी, इन जहाज़ों का कैपेसिटी को बिल्कुल बढ़ाना है। तो ये बहुत, दीज विल बी जायंट टैंकर्स, तो इट फिट्स इन विद द नेवीज डॉक्टर। और सही, और अब बार बार नहीं ऑर्डर्स प्लेस करने वाले हो ना, बार बार आप टैंकर्स खरीदते भी हो, और इसी को आप देख लीजिए 2016 में अप्रूवल आया है, 2023 में, माने 7 साल बाद अब कैबिनेट अप्रूवल है, अभी भी वो फंड्स रिलीज होंगे, कब एचएसएल को जाएगा ऑर्डर, अभी टाइम है। तो इसीलिए उन्होंने जो फैसला किया कि बड़े टैंकर्स बना, वो सही है। और निखिल, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं अन्य देशों के साथ, नेवल एक्सरसाइजेस, और हमारा जो डिप्लोमेटिक लिंकेजेस है, काफ़ी एग्रीमेंट साइन चुके हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, वियतनाम के बीच में, फिलीपींस, ओमान, ऐसे सारे देश में, वो सारे देश भी हम पर डिपेंड करते हैं अभी। अगर उनके जो जहाज़ हैं इंडियन ओशन में, अगर उनको ईंधन या कुछ तेल की ज़रूरत है, तो हम अपना टैंकर्स भेज सकते हैं। तो ये एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकली। और मुझे वो सुन के भी शिव अच्छा लगा, जैसे आपने उस बात को क्लियर किया कि हमने कहा नेवी इज फसी, और उनको होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने टाइम जो लगता है एग्जैक्टली माल आने में, इतना टाइम लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, तो उसमें अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड आप किसी भी प्रोजेक्ट का देखेंगे वो नेवी का ही है। एयरक्राफ्ट आप खरीद के ला सकते हो, एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद के आप नहीं ला सकते हो, मिसाइल्स आप ला सकते हो, सबमरीन्स आप खरीद के नहीं ला सकते हो। इसलिए अगर नेवी थोड़ी सी पर्टिकुलर है तो वो अच्छी चीज है, और वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से चीजों को डील करते हैं। और नेवी सेल्फ रिलायंस और मेड इन इंडिया पर ज्यादा सपोर्ट देता है निखिल, कंपेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स। नेवी इज नंबर 1 जब आप मेड इन इंडिया के बारे में बात करते हो, फॉर द सेम रीजंस, क्योंकि उनको भी पता है कि
अगर कुछ चीज खराब होता है तो कहाँ भेजेंगे? अगर जहाज खराब होता है तो आप फ्रांस भेजोगे, यूएस भेजोगे, कोरिया भेजोगे। अगर यहीं पे बना है, यहीं पे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो यहीं पे हम रिपेयर करेंगे। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का सच्चा सिपाही है भारतीय नौसेना। और अब तो एयरफोर्स को भी वो बधाई मिलेगी जब अस्त्र फाइनली रफाल पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसी तरह की चर्चा आप लोग हर हफ्ते सुनते रहेंगे अगर आप रखवाले के रेगुलर व्यूअर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस किस को देखने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपके टाइम के लिए। थैंक यू।